मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लद्दाख की, क्योंकि हमारे देश के रक्षा मंत्री जी का बयान आ गया है। मैंने इस कार्यक्रम को तैयार तो कर लिया था, लेकिन मैं इसीलिए रुका हुआ था कि हमारे देश से ऑफिशियल कोई चीज़ अभी नहीं आ रही थी। अनऑफिशियल बहुत कुछ चीज़ें आ रही थी और उसमें जो है सोशल मीडिया पे और दूसरी जगहों पे, मीडिया में भी बहस छिड़ गई थी। लेकिन अब संयोग से रक्षा मंत्री जी की ओर से आ गया है, पीटीआई ने उसको जारी भी कर दिया है। टुकड़े टुकड़े में वो 2-3 इंटरव्यूज़ में 2-3 टीवी चैनलों के साथ बोलते हुए लगभग उतना बोल गए थे जो सच्चाई तक हमें पहुंचाता है। तो चीन में जो हो रहा है, चीन की ओर से जो तिब्बत में हो रहा है और तिब्बत के बाद फिर लद्दाख में हो रहा है, वो सब अब जानने की भारतीय के लिए बहुत ज़रूरत है। हमें समझना चाहिए। थोड़ा कठिन वक्त है, हमें उसे उसी गंभीरता से इसको लेना चाहिए। चीन ने एकाएक हमारे सिक्किम की सीमाओं पर इधर और उत्तर पूर्व में और उसके बाद इस एरिया में लद्दाख में उन जगहों पर पेट्रोल करना शुरू किया है जो जगह हम मानते थे कि वो हमारे कब्जे की है। ये सीमा ऐसी है जो सीमा अभी तक इसका डिमार्केशन, मतलब इसकी सीमा कंफर्म नहीं हुई है। हम और वो एक जगह रुके हुए हैं। उस जगह पे रुके रहने की हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम इस सीमा को सीमा बनाने की भी कोशिश करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो बातचीत अभी बहुत कहीं नतीजों पर नहीं पहुंची है। हमारे दोनों देशों के एक दूसरे की टेरिटरी में दावे हैं। कुछ चीज़ें मानते हैं हम कि हमारी है और वो मानते हैं कि उनकी है। ये चीज़ें अभी अनसुलझी है और इस अनसुलझी स्थिति की वजह से, जो कि एक बहुत बड़ी लंबी सीमा पर है, भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो चीन से ही जुड़ती है। अब जो चीन है, क्योंकि हमने तिब्बत को चीन का अंग मान लिया है अटल जी के नेतृत्व में, जब अटल जी की NDA 1 की सरकार थी, तो अब हम कुछ भी कहते रहे वो उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री जाके उसको मान चुके हैं। तो तिब्बत अब चीन का अंग है। जब हम इसको मान लेते हैं तो फिर हम मानते हैं कि एक बहुत बड़ी सीमा है जो अरुणाचल प्रदेश तक जाती है छूती हुई और फिर इधर आती है, तो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर तक, लद्दाख तक मिलती है आके, जहाँ तक चीन की सीमा है। तो बीच में नेपाल आता है और बाकी हमारे हिस्से आते हैं। इधर ऐसा हुआ है कि नेपाल भी हमारे साथ अब नहीं है। उनकी जो संसद है उसने जो तय किया है नक्शा अपने देश का, उस नक्शे में एक नया विवाद नेपाल से भी हमारे लिए शुरू हो गया है। ऐसी परिस्थिति में चीन ने बहुत सारी अपनी सैन्य बल को हमारे लद्दाख इलाके में, एक खास इलाके में उतार दिया है। उसके कुछ नक्शे हैं जो हम स्क्रीन पे आपके सामने लगा रहे हैं और उस पर थोड़े निशान भी इसीलिए बनाए हैं कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। हुआ ये था कि दरअसल चीन आँख हमेशा लगाए रहता था। विवाद है ही है। अरुणाचल प्रदेश वगैरह में आप जानते हैं, जो लोग वहाँ जाते थे उनको वीज़ा देने में वो आनाकानी करता था या उनको स्टेपल करता था। बहुत समय तक कश्मीर के लोग जो चीन वीन जाते थे उनके वीज़ा को अलग से देता था। तो और फिर पाकिस्तान के साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका का भी बहुत अच्छा रिश्ता है, हमारे साथ भी रिश्ता है। तो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स ऐसी है कि बहुत से देश ऐसे हैं जो शत्रु देशों में दोनों के साथ अच्छा रिश्ता रख लेते हैं। तो वो एक परिस्थिति है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भारत और चीन के साथ भी एक अच्छा रिश्ता रह सके, लेकिन अभी हमारा राजनय चीन और भारत का वहाँ नहीं पहुँचा है। अभी कड़वाहटें हैं और वो ज़्यादा बड़ी कड़वाहट है। ताज़ी जो बात है उसके लिए जो जिन चीज़ों को दुनिया जिम्मेदार समझ रही है, और अभी मैंने इस बातचीत के बाद आप देखेंगे समरा नारे जो हांगकांग में रहते हैं और इन चीज़ों पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो उनसे एक विस्तारित बातचीत की है जो आप सुनेंगे और उसमें उन चीज़ों को थोड़ा समझ पाएंगे। लेकिन उस बातचीत से जो मुझे और यहाँ पढ़ने पर जो इशारे नज़र आए वो ये है कि भारत की नीति क्या है, ये अस्पष्ट हो रही है चीन के सामने कि भारत चीन से क्या चाहता है, कैसे रिश्ते रखना चाहता है। क्योंकि भारत बहुत बार अमेरिका की ओर इस तरह से नज़र आता है और अमेरिका और चीन के बीच जो विवाद है वो एक विश्व स्तरीय विवाद है। उसमें दुनिया का बंटवारा होना शुरू हो गया है। अब उसमें भारत अगर ऐसा नज़र आएगा कि वो अमेरिका की ओर है, तो जाहिर है कि चीन भारत के प्रति उसी तरह का व्यवहार करना शुरू करेगा। ऐसी चीज़ उभर के आ रही है। फिर उसका पाकिस्तान बहुत अच्छा दोस्त है। उसने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है जो
वन रोड वन बेल्ट वाला जो उसका प्रोजेक्ट है, जो कराची के बगल वाले नए बंदरगाह से शुरू होगा और वहाँ से सड़क के जरिए पूरे एशिया में और एशिया से फिर जोड़ के यूरोप में सामान सप्लाई करने का एक मार्ग बन जाएगा, समुद्र से लाए हुए माल को। और चाइना में जो आने वाला माल है उसके लिए एक बहुत बड़ा लंबा रूट उसका कम हो जाएगा। अभी वो पूरा लंका के नीचे से घूम के दक्षिणी चीन सागर में जाके तब अपने पोर्ट में ले जाता है, तो उसके लिए बहुत शॉर्ट हो जाएगा, बहुत सारी उसकी डिलीवरीज एनर्जी वगैरह की, उसकी खुद की, और वो दुनिया में एक सप्लाई रूट और खासकर एशिया में उससे क्रिएट कर रहा है। उस पर कहा बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है। उसको लेके पाकिस्तान में इश्यूज हैं, हमारी सीमा पे भी इश्यूज हैं। ये तो उसका पक्ष हो गया। अभी तात्कालिक बात यह है कि हम, जैसा मैं कह रहा था कि चीन के अखबारों में और जो मनीला और दूसरी जगहों के अखबारों में जो ध्वनि आ रही है उससे ये लग रहा है कि भारत ने जो इधर 3-4 चीज़ें की उससे सामने वाले के दिमाग में कुछ शंकाएं आई हैं। कुछ उसकी योजना भी हो सकती हैं, ऐसे लोग अपने लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, सबकी अंतर्राष्ट्रीय राजनय में अपनी योजनाएं लंबे लंबे दौर की होती हैं। भारत ने एकाएक हमारे कश्मीर से, आपने देखा एक हमारे जो टेलीविज़न है उसने अपने बुलेटिन में जो पीओके है और जो दूसरे हिस्से हैं गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, उनके मौसम का हाल देना एकाएक शुरू किया था। और उसको लेके हमारे सोशल मीडिया पर जो आईटी सेल है बीजेपी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पे हजारों खबरें, हजारों ट्वीट, हजारों मैसेजेस चल पड़े और एकाएक लगा कि अरे अब हम पीओके को लेने वाले हैं। एक तो ये हो सकता है भड़काने की कार्रवाई लगी हो उसे, चूंकि वो और पाकिस्तान नत्थी हैं। पीओके में कुछ होता है तो उसका असर चीन समझेगा कि उसके ऊपर हो रहा है, अक्साई चीन का मामला है ही है। और वो दूसरा, हम उसकी नज़र से नहीं अपनी नज़र से देखें तो उसने ये देखा होगा कि हमने जो 370 हटाया है उसके बाद हमें बहुत सारी सेना कश्मीर में लगानी पड़ी है, सुरक्षा बल बहुत बढ़ाने पड़े हैं, तो हम वहाँ जाके फंस गए हैं। हमारी बहुत सारी सेना वहाँ लगी है, हम अतिरिक्त सेना चीनी बॉर्डर्स पे नहीं ले जा सकते, सेना तो लिमिटेड है जितनी है 12-13 लाख हमारी। तो उसने सोचा ये अच्छा मौका है कि सिक्किम वगैरह में और लद्दाख वगैरह में कुछ ऐसे एरिया जिस पर उसकी आंख है, ये मौका है कि वहाँ सैनिक बढ़ा के उसको वो हासिल कर ले या उसमें बुली करके कुछ इंच बढ़ जाए। बहुत से किसान आप देखते हैं ऐसे खेती करते हैं कि जब वो हर बरसात में नई फसल के लिए खेत जोतते हैं तो अपनी मेड़ भी जोत लेते हैं और फिर पड़ोसी के खेत में मेड़ बना लेते हैं और कहते हैं यही थी, और उस पर झगड़ा होता है। कुछ चीन इस तरह की हरकत कर रहा है। आज चूंकि हमारे रक्षा मंत्री जी ने ये साफ साफ कह दिया कि ये स्थिति है, चीन के कुछ सैनिक उस जगह घुस आए हैं जिसको हम अपनी सीमा मानते रहे हैं, तो ये बात अब साफ है कि चीनी सैनिक वहां आ गए हैं और घुस गए हैं और एक मुद्दा है। और 6 तारीख को इस पर दोनों देशों की बहुत हाई लेवल मिलिट्री और दूसरे लेवल की बात हो रही है। भारत का अभी तक का स्टैंड ये है कि हम इसे बातचीत से सुलझाना चाहते हैं। हम दोनों मोर्चों पर, राजनीतिक और मिलिट्री दोनों मोर्चों पर बातचीत कर रहे हैं इस मुद्दे पर। अभी तक जो ज्ञात स्टैंड है ये है। तो कुल मिला के ये स्थिति है। इस पर आप सुनिए, समर अनारे से एक बड़ी विस्तारित मैंने बातचीत की है और आपको उसमें एक रोशनी समझ में आ जाएगी। बाकी अभी जो डिटेल्स इसमें डेवलप होंगे, ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, नई सूचनाएं जुड़ सकती हैं, इसलिए हम उसको समय समय पर आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो आप समर से हमारी ये बातचीत सुनिए। पहली बात तो कि मतलब केवल लद्दाख में नहीं हो रहा है, ये बहुत जमाने बाद ऐसा हुआ है कि चीन ने सिक्किम से लेकर के लद्दाख तक साइमल्टेनियस मतलब एक साथ कार्रवाइयां की हैं और तमाम कार्रवाइयां की हैं। आज तो राजनाथ सिंह जी ने अंततः मान लिया कि बहुत संख्या में चीन के सैनिक अंदर घुस आए हैं और हम डिप्लोमेटिक स्तर पे इसको तय करने की कोशिश कर रहे हैं। हांगकांग का जो मीडिया कवरेज है वो बहुत, इस टाइम हांगकांग बहुत पॉलिटिकली चार्ज्ड है। आप जानते हैं 7 महीने से चीन का विरोध चल रहा है, कम से कम 5000 लोग गिरफ्तार हैं, जेलों में हैं। तो उस स्थिति में हांगकांग का जो कवरेज है वो बाकायदा इस पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ हैं। तो हांगकांग फ्री प्रेस है वो चीन के एक्सपेंशनिस्ट जो नीतियां हैं, विस्तारवादी नीतियां हैं, लद्दाख की कार्रवाई को उसका उदाहरण दिखा रहा है और हांगकांग को भी बता रहा है कि ये बाद में ऐसे करेंगे कि अगर ये स्वतंत्र देश पे कर सकते हैं तो हमारे ऊपर तो संप्रभुता इनकी है, तो आपको और बचने की जरूरत है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है वो बीच का स्टेटस ले रहा है, वो हमारे ब्रह्मा चेलानी को भी कोट कर रहा है, वो और भी लोगों को, लेकिन उसका जब आपको मतलब जब वो कवरेज है उसमें 2 हिस्से होते हैं।
अगर आप एडिटोरियल देखेंगे, एससीएमपी की जो एडिटोरियल लाइन है वो चीन सपोर्टिंग है। उसमें मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है, अलीबाबा ग्रुप ने खरीद लिया था, पहले ये आजाद अखबार होता था, अब ये अलीबाबा ग्रुप का है, तो मतलब बाकायदा समझ में आता है। लेकिन जो कवरेज है उसमें दोनों तरफ की बातें हैं। हाँ, ये है कि मतलब उसमें चूंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं ये लोग, तो साउथ चाइना सी में जो इस बीच तनाव रहे हैं उसका अनुभव है उन लोगों के पास, और तमाम सारी जो यादें हैं कैसे चीन ने पहले डोमिनेट किया है, तो उसको लेके मतलब ये लोग बहुत साफ कर देते हैं कि दिक्कत भारत को ही होने वाली है। और उस पे ब्रह्मा चलानी जैसे मतलब जो विशेषज्ञ हैं, जो पहले से ही बहुत सारी बातें करते रहे, वो सहमत होते भी दिखाई पड़ते हैं। चीन में जो एस्टेब्लिशमेंट की नीयत क्या लगती है आपको, जो ये सब कर रहा है? ये बुलिंग है या किसी वॉर की तैयारी हो रही है भारत को? मुझे लगता है शीतल भैया, आपको इसको बहुत दूसरे तरीके से देखना चाहिए कि ये बुलिंग तो है, बेसिकली ये बुलिंग है, लेकिन ये बुलिंग क्यों है? क्योंकि भारत चीन सीमा, मतलब भारत की वो इकलौती सीमा है नेपाल के अलावा जो लगातार शांत रही है। हमारी तो देश से भी स्कर्मिशेस होती रही हैं रोज, मतलब बांग्लादेश गार्ड्स और हमारे बीच गोलियां चलती हैं, और पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करनी। लेकिन चीन इकलौता ऐसा देश है मतलब जिससे व्यापारिक, राजनयिक तमाम तनावों के बावजूद 1975 के बाद से हमारे और चीन की सीमा पे एक भी गोली नहीं चली है। 1975 में जो गोली चली थी वो गलत फहमी में चली थी, क्योंकि घने कोहरे में दोनों की एडवांस पेट्रोल पार्टीज आपस में टकरा गई और समझ नहीं पाई। उसके जो आखिरी झड़प थी वो 1967 में थी, जब नाथुला और होला में, सिक्किम में चीनी सेना ने घुसने की कोशिश की, वो जो आप चिकन स्नैक कॉरिडोर को कंट्रोल करने की कोशिश में। और 1962 की गलतियों से सबक लेके तैयार बैठे भारत ने इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उनको बहुत गंदे से पीछे खदेड़ दिया। तब से एक सहज सही लेकिन शांति है। राजीव गांधी ने समझौता किया 1988 में, जब वो गए चीन, उसके बाद तो रिश्ते और भी ठीक हुए, 93 में ठीक हुए, 96 में अटल बिहारी वाजपेयी जी गए खुद और उन्होंने भी रिश्ते काफी ठीक किए। रिश्ते तो मोदी जी ने भी ठीक करने की बहुत अच्छी कोशिश की थी, उनको बुलाया, झूला झुलाया, उनके यहाँ गए, मूर्तियां देखी, और मतलब बहुत ही कोजीनेस करने की कोशिश की। लेकिन क्यों ऐसा? डिप्लोमेसी और डिप्लोमेसी ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। गले मिल जाना, फोटो ऑप करना, घूमने जाना, ये एक चीज है। डिप्लोमेसी वो एक दूसरी चीज है। मोदी जी तो नेपाल भी गए थे, इस संसद में भाषण दिया था और प्रचंड भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। नेपाल आज हमारे मतलब खिलाफ अपना नक्शा पास कर रहा है, हमारी चीजें ले। चीन के मतलब बिल्कुल विपरीत नेपाल से तो हमारे हमेशा के बहुत अच्छे संबंध रहे। तो डिप्लोमेसी इससे नहीं चलती है। मोदी जी 5 बार चीन गए, रहते थे, 3-4 बार वो मुख्यमंत्री रहते गए। 2013 से ही चीन में मतलब गुजरात में सबसे ज्यादा जो निवेश है वो चीन का है। तो चीन बहुत कमाल देश है, मतलब वो व्यापार को और रिश्तों को अलग रखता है। एक निजी को बताऊं, जब डोकलाम में स्टैंड ऑफ चल रहा था, मैं चीन घूम रहा था लॉन्गजी राइस टेरेसेस वगैरह में, और कोई किसी किस्म की मतलब एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहां नहीं दिखाई पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं टूरिस्ट था, मैं क्लाइंट था, मैं उनको पैसा दे रहा था। ये बात बहुत साफ तभी समझ में आई। क्या है कि मतलब जो डिप्लोमेसी एक लेवल पे चलती है, खासतौर पे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, सीआईए एक एक आदमी का डॉजियर बनाता है कि मतलब नेपाल जैसे देश में कौन नेता बढ़ रहा है, उसका प्रो अमेरिका स्टैंड है या एंटी अमेरिका स्टैंड है, वो डॉजियर रखते हैं। इजराइल करता है, रूस भी करता है, चीन भी करता है, हम भी करते हैं, इतने स्तर पे करता है। तो मोदी जी का जो डॉजियर है, उस डॉजियर में चीन को लाल लाल आंख दिखाने जैसे पुराने भाषण, उसमें अमित शाह जी का ये कहना है कि मतलब चीन के सैनिक जब आते हैं, मतलब मर्जी होती है तो पिकनिक मनाने हमारी सीमाओं में चले आते हैं। तो चीन एक मुख्यमंत्री के बतौर उसको कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसका मैंने कहा कि व्यापार और सॉवरेंटी और डिप्लोमेसी बहुत अलग चीजें जी। तो जो मोदी एक मुख्यमंत्री थे, उनके साथ व्यापार में उसको कोई असहजता नहीं है। लेकिन मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो उनके जो हॉकिश स्टेटमेंट है, बीजेपी की जो हॉकिश पॉलिसी है, जो एंटी चाइना उसका पूरा जो एक पॉलिटिक्स रहा है, वो उसको याद है, और वो इसको लेके इनसे कभी सहज नहीं होगा। के बाद तो बाकी काम हुए, जैसे 370 हटा लेना, तो 370 अगर हटा लेना आपके घोषणा पत्र में था और आपने वो कर दिया, जबकि ये माना जाता था कि नहीं किया जाएगा स्टेबिलिटी के लिए। और बाद में फिर इस पे आऊंगा कि और उसमें इनको बहुत दिक्कत भी है कि 370 हटा लेने के बाद मतलब हमारी जितनी सेना
वहां फंसी हुई है, उसका एडवांटेज चीन ले रहा है। कश्मीर में हमारा जो संख्या बल फंस गया, उसके बाद लद्दाख में चीन का एडवांटेज है, लेकिन उस पर बाद में आते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो तमाम सारे बयान है, IT सेल का जो पूरा अपना वो है, वो चीन ऑब्जर्व करता है। अब उसके आगे आप उसमें ये जोड़िए कि मतलब एक दिन अचानक बीच कोविड महामारी में जम्मू कश्मीर रेडियो ने पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह का मौसम बताना शुरू कर दिया। ठीक। अब ये मौसम बताने की जरूरत क्या थी मुझे पता नहीं, लेकिन IT सेल ने वही किया जो उसे करना था, और शायद उन्होंने किया भी यही था, इसीलिए था कि अब तो हम POK ले रहे हैं कि कोविड से ध्यान हटे। तो ऐसा तो नहीं है कि केवल आप सुन रहे हैं, सुन तो चीन भी रहा है। तो मुझे लगता है कि बुलिंग से ज्यादा चीन को मतलब जो जियोपॉलिटिक्स में जो रियल मतलब कंसर्न्स होते हैं कि क्या भारत सरकार का सच में कोई इरादा है कि वो अक्साई चीन को क्लेम करे। अगर वो क्लेम ना भी करे, अगर वो POK को मतलब कैप्चर करते हैं, मतलब वापस लेते हैं, तो अक्साई चीन की डायरेक्ट एक्सेस है, तुरंत उनकी एक्सेस बनती है, लॉन्ग टर्म एजेंडा है। तो ये तमाम सारी जो चीजें हैं, उसको लेकर जो चीन में बनी असहजता है, उसने एक स्टेटस को था वो तोड़ा। कि मतलब मुझे लगता है कि ये बात कहने में अजीब लगती है, लेकिन चीन बुली से ज्यादा भारत सरकार के इरादों से असहज था। कि मतलब इनका एजेंडा क्या है, 370 वगैरह हटाने के बाद POK क्या कैप्चर करने की तैयारी है, और अगर हुई तो क्या अक्साई चीन तक जाएगी। अच्छा, अक्साई चीन पे भी चीन का कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मतलब वो नेहरू जी ने वो कहा था, वो सच बात है कि वो बंजर जमीन है, वहां कुछ नहीं उगता। 14,000 के ऊपर की उस जमीन की किसी को जरूरत नहीं थी। लेकिन CPEC के बाद, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद, वो बहुत महत्वपूर्ण एक ट्रेड रूट बनने जा रहा है, बन चुका है लगभग। गैस पाइपलाइंस की बात आप सुन रहे होंगे, और वन बेल्ट वन रोड है, वो ईरान से शुरू करके वाया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, मतलब एक जो ये लैंड रूट है सप्लाई का, उसमें वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। इसमें जोड़िए इनको जो चीन जो नेपाल से जोड़ना चाहता है अपना ट्रेड रूट, बीजिंग टू काठमांडू ऑल वेदर सड़क की बातें आप सुन रहे होंगे, वो भी जुड़ता है। तो वो चीन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब CPEC उसका स्टेटस क्या, उस रोड का स्टेटस क्या है, कब तक बनना है उसको? काफी कंस्ट्रक्ट कर लिया है इन लोगों ने। अच्छा, कर लिया है, और खासतौर पे ये जो POK और इन सब के इलाके हैं, उसमें काफी बेहतर स्थिति में उनका काम चल रहा है। अभी कोविड वगैरह के चलते थोड़ी दिक्कत थी, उसके पहले काठमांडू और चाइना के बीच रोड का जो मामला है, उसकी क्या स्टेटस? उसकी स्टेटस अभी बहुत ठीक नहीं है इन लोगों ने, लेकिन तिब्बत से मस्टंग का एक रास्ता खोल लिया है, लेकिन अभी वहां का जो रास्ता है तिब्बत से, वो उन्होंने खोल लिया है। बहुत आसान रास्ता नहीं है, उस पर इनको हम भी चलानी पड़ती है। हम भी मतलब सॉरी, हम भी तो अमेरिकन हो गए, उसका जो चाइनीज चाइनीज डुप्लीकेट जो है, हाँ ठीक, वो, लेकिन वो रास्ता खुल गया है, और वो अब अगर एक बार रास्ता खुल गया तो आगे ही बढ़ेगा। अब हम लोग साउथ चाइना में बात करते हैं। साउथ चाइना में जो देश हैं, उनके साथ चीन की हर जगह बुलिंग की खबरें आती रहती हैं। वहां सीन क्या है, और अब अमेरिका और चाइना की वहां स्थिति क्या है? क्योंकि अमेरिका बार बार साउथ चाइना की बात करता है, और हमारे देश में भी वो बात होती रहती है। लोग जानते नहीं है कि वहां अब चीन के प्रभुत्व की क्या हालत है, अमेरिका की चुनौती की क्या हालत है। जो सीमावर्ती देश है, उसमें दक्षिण कोरिया के अलावा बाकी देशों का नजरिया चीन के साथ क्या है? जब मैं पहली बार 2007 में हांगकांग आया था, तब साउथ चाइना को अमेरिका पूरी तरह से डोमिनेट करता था। इसलिए अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान जो अलायंस है, ये डोमिनेट करता था। और तो जो कंप्लेंट्स अब बाकी देश कर रहे हैं, वो चाइना करता रहता था कि साउथ चाइना हमारा है, और ये हमारा मैरीटाइम इलाका है, इसमें अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं घूमने चाहिए, और तमाम सारी बातें। नॉर्थ कोरिया उसके साथ था, लेकिन नॉर्थ कोरिया मतलब छोटा देश है, और उसकी उतनी वो नहीं। बीते 5-7 सालों में लेकिन चीन ने ये स्थिति लगभग पलट के रख दी। अच्छा, ये बहुत, जिनपिंग के बाद पहले बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स, मतलब एग्रेसिव मैरीन पॉलिटिक्स की बहुत, उसने तमाम कृकृत्रिम आइलैंड बनाए, और फिर उसने एक समुद्री कानून का हवाला लिया कि जो हमारी जमीन होती है उससे 12 नॉटिकल मील वो हमारी सीमा में होता है। तो इन लोगों ने बदमाशी की थी, मतलब अपनी जमीन से 12 नॉटिकल मील के अंदर एक आइलैंड बना दिया, कृत्रिम, आर्टिफिशियल।
फिर बोला अगला 12 मील हमारा है। ओह, तो उस पे जब अमेरिका ने ऐतराज किया तो और इन लोगों ने अमेरिका को सीधे सीधे ट्रोल करना शुरू किया कि अब अगर इस इलाके में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स आते हैं तो चाइनीज जो नेवी है और चाइनीज जो एयरफोर्स है उसके जहाज बाकायदा उनको ट्रोल करते हैं, धमकी देते हैं और उनको जाने को कहते हैं। इन्होंने फिलीपींस के साथ यही किया, इन्होंने वियतनाम के साथ यही किया, गन बोट डिप्लोमेसी की धमकी देने वाली। लेकिन साथ ही अमेरिका को छोड़ के इन लोगों ने जो बाकी देश हैं जैसे फिलीपींस और वियतनाम खास तौर पे, इन दोनों के साथ कैरेट एंड स्टिक का भी प्रयोग किया कि डंडा भी दिखाया, गाजर भी दिखाई, कि मतलब मेजर इन्वेस्टमेंट्स किए, उनको ट्रेड कंसेशंस दिए, उनको बहुत सारी हेल्प की और उनको बोला कि आप मतलब बेसिकली एक बार्गेन कि आप मैरीटाइम डोमिनेंस मानिए, आप हमारा नौसैनिक प्रभुत्व मानिए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। अभी साउथ चाइना सी में जो अमेरिका की उपस्थिति है वो 2005 की तुलना में 1/3 भी नहीं बची। अच्छा, मतलब अब ये इलाका पूरी तरह से मतलब चीन के डोमिनेशन में है। और अगर आप भारत चीन के स्टैंड ऑफ पे मतलब वियतनाम के अखबार पढ़ेंगे, कंबोडिया के अखबार पढ़ेंगे, फिलीपींस के अखबार पढ़ेंगे तो आपको बार बार वो एक बात सुनाई पड़ेगी। वो बात ये लगातार याद दिलाएंगे कि ये जो बात है वो ये भी है। हाँ, इसमें एक बात और पढ़ें कि और इसमें जो एक बात है जो अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि भारत और चाइना का जो स्टैंड ऑफ है उसका एक बहुत बड़ा कारण एक और भी है। मैंने तो 3 कारण बताए, भारत की अमेरिका से नजदीकी, वो भी, और लेकिन इसके साथ दोनों में जो कॉम्पिटिटिव नेशनलिज्म है और चीन में जो इस टाइम कुछ नाराजगियां जिनपिंग से हैं कोविड को लेकर के और तमाम सारी चीजों को लेकर के, जिनपिंग ने शुरू किया था चाइनीज ड्रीम के एक नारे से, ठीक, और वो जो चाइनीज ड्रीम का नारा था उस नारे से अब वो यहाँ पे आ गए हैं कि ताइवान में मतलब बहुत एंटी चाइना अभी लीडर की जीत हुई है, मतलब जो बहुत एंटी चाइना है, जो आजादी की बात करते हैं। इसके पहले जो पार्टी शासन में थी वो आजादी की बात नहीं करती थी। इधर हांगकांग में स्वतंत्रता की बातें चल रही हैं। तो वो जो चाइनीज ड्रीम था अब वो अचानक से सॉवरेनिटी और नेशनल इंटेग्रिटी, सीमाओं की अटूटता की बात पे आया है। और इसमें यह भी हो सकता है कि चाइना भारत को उदाहरण के बतौर इस्तेमाल कर रहा हो कि अगर हम एक आजाद देश को बुली कर सकते हैं तो ताइवान तो हमारा रेनिगेट देश है और हांगकांग तो हमारा बाकायदा हिस्सा है। एक मतलब ये जो जिनपिंग का वापस मतलब अपना जो अप्रूवल रेटिंग्स बढ़ाने का है, और नेशनलिटी की, जब नेशनलिज्म की बात आती है तो तमाम सारी जनता हम देख रहे हैं भारत में कैसे साथ हो जाती है सरकारों के, जी, बात है उसमें। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।